नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ GSTR 3B के बारे में। GSTR 3B क्या होता है उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। दोस्तों, GSTR 3B एक रिटर्न होती है जो कि मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है। आपको ये जो रिटर्न फॉर्म है, सर्विस में जाके रिटर्न और उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाके दिखेगा फॉर्म GSTR 3B। यहाँ से किसी भी मंथ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नवंबर मंथ को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको दिख जाता है फॉर्म GSTR 3B। इसको फाइल करने के लिए दो मेथड होता है, आप ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। चलिए ओपन कर लेता हूँ फॉर्म GSTR 3B। आज हम समझेंगे कि 3B रिटर्न जो GST की रिटर्न होती है ये क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, GSTR 3B एक रिटर्न है जो कि मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे होता है। यहाँ पे अपनी सेल और परचेज़ की डिटेल देते हैं, कितनी सेल करी आपने और कितना परचेज़ किया आपने। बहुत सारी डिटेल्स होती है, सेल में भी डिटेल्स क्या क्या जाती है वो डिटेल में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करें टेबल 3.1, यहाँ पे हमें अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, मतलब कि सेल की डिटेल देनी होती है, और ऐसी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जिसके ऊपर आपको RCM पे करना होता है। ठीक है, मतलब दो सप्लाई की डिटेल जाती है, आउटवर्ड मतलब सेल की डिटेल और इनवर्ड सप्लाई जिस पे आपको RCM पे करना है, मतलब ऐसी परचेज जहाँ पे आपके ऊपर RCM एप्लीकेबल है उस तरह की डिटेल आपको देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे टेबल नंबर A में जाती है सभी आउटवर्ड सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जाम सप्लाई। मतलब कि यहाँ पे जो सप्लाई जाएगी वो B2B और B2C जाएगी, लेकिन उस सप्लाई के अंदर कोई नील रेटेड, एग्जाम या जीरो रेटेड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी जीरो रेटेड सप्लाई है तो वो B वाले टेबल में जाएगी, आउटवर्ड सप्लाई जो जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड का मतलब हो गया जो आपकी एक्सपोर्ट वाली सप्लाई है, जहाँ पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया है या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया है। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया है तो केवल यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जाएगी, उसका टैक्स नहीं जाएगा। ठीक है, और विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो उस केस में आपकी वैल्यू और टैक्स अमाउंट दोनों ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पे C वाले जो कॉलम है, C वाला जो टेबल है, इसके अंदर 3.1 के C वाले में जो आपकी एग्जाम्ड सप्लाई है या नील रेटेड सप्लाई है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। ऐसी सेल जो एग्जाम्प्टेड है या नील रेटेड है उस तरह की सप्लाई की डिटेल यहाँ पे जाती है। उसके बाद आता है D वाले में, जहाँ यहाँ पे आपको ऐसे इनवर्ट सप्लाई की डिटेल देनी होती है जिसके ऊपर आपका RCM बना है। बहुत सारी ऐसी सप्लाई है जिसके ऊपर रिवर्स चार्जेस के बेसिस पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है GST के अंदर, तो उस तरह की सप्लाई की डिटेल हमें यहाँ पे देनी होती है। उसके बाद आता है टेबल 3.1 का E, जहाँ पे हमें नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है। ऐसी सप्लाई जो कि GST के अंदर नहीं है उस तरह की सप्लाई की डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। इस तरह की सेल्स जो GST के अंदर कवर नहीं है, इस तरह की आउटवर्ड सप्लाई जो GST के अंदर कवर नहीं है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। ये तो थी बात टेबल 3.1 की। अभी बात कर लेते हैं टेबल 3.1.1 की। देखो, यहाँ भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके सप्लाई करते हैं या ऐसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिनको सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर अपनी सप्लाई को दिखा के टैक्स पे करना है, उस तरह की डिटेल जाती है। 3.1.1 के पहले में यहाँ पे ऐसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपनी सप्लाई की इंफॉर्मेशन को फर्निश करते हैं जिनको टैक्स देना है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर। बेसिकली सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर स्पेसिफाई गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको अपनी सप्लाई यहाँ डिक्लेयर करनी होती है। जैसे कि ऐसा ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो अपनी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके फूड सप्लाई कर रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है, तो उसको अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे टैक्स पेयर अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि अगर उसने किसी ऐसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म का यूज़ करके सप्लाई करी है जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर है, तो उनको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होती है। बेसिकली अगर मैं जोमेटो के थ्रू अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा हूँ तो मैंने कितनी सर्विस दी उसकी रिपोर्टिंग मैं यहाँ पे करूँगा। उसके बाद टेबल 3.2 के अंदर यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई की डिटेल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, कौन सी वाली, इंटर स्टेट वाली, मतलब कि इसकी इंफॉर्मेशन टेबल 3.1 में भी जाएगी और फिर उसके बाद उसका आपको वाइफरगेशन 3.2 में देना होता है। जैसे कि मान के चलिए आपने
B2C सेल करी, क्योंकि B2C सेल कौन सी हो जाती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने हरियाणा में सेल किया, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे उसकी पूरी टोटल सप्लाई डिक्लेयर करोगे कि कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपको 3.2 में यहाँ पे उसका स्टेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मान लो 4-5 स्टेट में, अलग अलग स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाई करी है आपने, तो कौन कौन से स्टेट में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ऐसे। लेकिन अगर लोकल सेल है तो लोकल सेल की इन्फॉर्मेशन 3.2 में नहीं जाएगी, केवल स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन जाती है यहाँ पे। उसके अलावा अगर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करिए तो उसकी डिटेल जाएगी। अगर एम्बेसी को सप्लाई करिए, यूआईएन होल्डर जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है टेबल 3.2 में। 3 टेबल हो गए। अब आगे बात करते हैं टेबल नंबर 4 के बारे में। टेबल नंबर 4 में एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट की डिटेल जाती है। जो भी आपने परचेज किया, जो भी आपको परचेज रिसीव हुआ या क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, उस पर जितना आपने इनपुट एज क्रेडिट लिया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो ये वाली जो टेबल है अभी करंटली जीएसटी पोर्टल पे ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। जब अपनी R1 फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी सप्लाई की डिटेल को ये उठाता है, और स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिक उठाता है अगर अपनी सप्लाई की इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हैं R1 के अंदर, जीएसटी R1 में। तो ये आपको मैनुअल भरने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैनुअल भरा जाता था, लेकिन अब ये सारा ऑटोमेटिक है। इसी प्रकार से इनपुट एज क्रेडिट के अंदर इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिक उठाता है। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि इनपुट एज क्रेडिट में क्या क्या डिटेल्स जाती है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे टेबल 4 के अंदर पार्ट ए है, जो कि आईटीसी अवेलेबल के बारे में बात करता है कि कितना आईटीसी आपको अवेलेबल है, किस किस हेड में अवेलेबल है। जैसे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी होती है टेबल 4.A के 1 में। फिर 2 में जाती है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का आईटीसी है, उससे रिलेटेड। आरसीएम वाला आईटीसी है तो 3 में देना होता है। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी पर्सन से इनपुट एज क्रेडिट है तो उसकी डिटेल देते हैं, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अगर कोई आईटीसी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देते हैं। इसके अलावा कोई और अदर आईटीसी है, जैसे B2B इनवॉइस का है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ जाती है। ये सारा ऑटोमेटिक उठाता है। इसके अलावा अगर कोई आपका आईटीसी रिवर्सल है 38, 42, 43 CGST रूल का और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का, बेसिकली ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ जाती है। इसके अलावा कोई और अदर आईटीसी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी अदर वाले में, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक उठाता है। जैसे कि अगर कोई क्रेडिट नोट का रिवर्सल है तो क्रेडिट नोट का रिवर्सल यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा। नेट आईटीसी यहाँ से आपका निकल जाता है A-B, ये देख सकते हैं आईटीसी अवेलेबल, माइनस कर देते हैं उसमें से आईटीसी रिवर्स्ड, तो जितना रिवर्स कर दिया उतना माइनस कर दिया, उसके बाद नेट आईटीसी आपको मिल जाता है। यहाँ नीचे जाती है अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आईटीसी 4B2 के अंदर पहले इसका रिवर्सल किया है तो कितना आपने रीक्लेम किया है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बाइफर्केशन। और अगर कोई आईटीसी इनएलिजिबल है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर, ठीक है, टाइम बार्ड के अंदर है या प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, तो जितना इनएलिजिबल आईटीसी है उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे जाएगी। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसकी, समझ गए। तो ये तो है इन्फॉर्मेशन आईटीसी की। उसके बाद टेबल नंबर 5 में एग्जाम सप्लाई की डिटेल देनी होती है कि आपकी कितनी एग्जाम सप्लाई है। इंटर स्टेट की एग्जाम सप्लाई कितनी है, ठीक है, या रिलेटेड सप्लाई, और इंट्रा स्टेट की कितनी है। इसी प्रकार से नॉन जीएसटी सप्लाई कितनी है इंटर स्टेट की और इंट्रा स्टेट की कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं टेबल 5.1 में। टेबल 5.1 में यहाँ पे इंटरेस्ट की डिटेल जाती है। अब इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक उठाता है 3B के अंदर, ठीक है। तो अगर लेट फाइल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट भी पिक कर लेता है। जितना अमाउंट कैश लेजर से पे करेंगे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। और लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके ऊपर लेट फीस भी कैलकुलेट कर लेगा। और जो लेट फीस होती है, अगर इस महीने की मान के चलिए जैसे कि अक्टूबर की मैं लेट करूँगा 20 तारीख के बाद, 21 तारीख को किया है या 22 तारीख को, तो जो लेट फीस होगी नेक्स्ट मंथ की 3B में ऐड होके आएगी, ठीक है। लेट फीस नेक्स्ट मंथ की 3B में ऐड होके आती है अगर करंट मंथ लेट फाइल करते हैं 3B। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बताता है कि कैसे कैसे टैक्स की पेमेंट होनी है। सबसे पहले आपको बताएगा कि आपके कैश लेजर में कितना बैलेंस अवेलेबल है। जीएसटी पोर्टल पे एक लेजर होता है, जब आप चलान को जमा करा देते हैं तो वो अमाउंट कैश लेजर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे कैश लेजर बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट लेजर है। जब इन पूरे क्रेडिट के ऊपर आईटीसी क्लेम करते हैं तो वो आपके क्रेडिट लेजर में जाता है। देख सकते हैं ये है क्रेडिट लेजर का बैलेंस, तो वो हमारा क्रेडिट लेजर होता है।
अभी नीचे बताता है कि भाई देखो आपकी लाइबिलिटी कितनी है, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बताएगा। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम दे सकते हैं, अदर देन रिवर्स चार्जेस टैक्स पेबल, ये वाला कॉलम लाइबिलिटी बताएगा। फिर इस वाले कॉलम बोलता है कि आपने आईटीसी का यूज़ करके कितना अमाउंट पे किया। फिर इस वाले कॉलम में टैक्स लाइबिलिटी बताएगा, टैक्स पेबल रिवर्स चार्जेस के ऊपर कितना बना, और अगर एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट होता है तो वो यहाँ से कैश को पिक कर लेता है। और कैश के थ्रू पेमेंट होती है तो यहाँ पे कैश का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट होगी कैश की तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड के कॉलम में आपको दिख जाएगा भाई इतना कैश जमा कराना है। तो यहीं पे एक ऑप्शन होता है, देख सकते हैं अभी हाइड हो रहा है क्योंकि रिटर्न मेरी फाइल है। क्रेडिट चलान पे क्लिक करके वहाँ से आप चलान को क्रिएट करके चलान जमा करा सकते हैं, जिस वजह से आपके पास कैश बैलेंस आ जाएगा। फिर करना क्या है, आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने पिछले महीने की सप्लाई कोई दिखाई है तो टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमने सेम मंथ की ही लायबिलिटी दिखाई है, सेम मंथ के ही इनवॉइस को डिक्लेयर किया है। उसके बाद जैसी फाइल हो जाएगी आप डाउनलोड फाइल पे जाके 3B को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम जनरेटेड 3B भी होता है जिसको आप देख सकते हैं, PDF फॉर्म। यहाँ से आप देख के इसकी टेबलों को समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसके नीचे आपको एक इंस्ट्रक्शन भी मिलता है कि कौन सी टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी। आप इस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली रीड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ जाएगी। तो समझिए दोस्तों, ये है GSTR 3B। फाइल करने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि GSTR 3B होता क्या है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।